आपकी आधी प्रॉब्लम उसी दिन समाप्त हो जाएंगे अगर आपकी बात कोई सामने वाला व्यक्ति सुन ले। हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जो ये कथन था महान साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को समस्या है, अगर वो अपनी समस्या को सामने वाले व्यक्ति को सुना देता है, बता देता है। आजकल क्या है, दुनिया में जितना डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है उतनी ज्यादा लोगों को क्या है, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, सारी चीजें बढ़ती जा रही है। तो सबसे ज्यादा क्या है, इन चीजों को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो अपने शेयर करें एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम्स को। तो आधी प्रॉब्लम्स आपकी उसी दिन समाप्त हो जाएंगी अगर आप अपनी क्या है, अपनी बातों को अपने हितैषी जो भी आपसे क्या है हमदर्दी रखता है उसे आप सुना देते हैं। तो हाय गाइस, तो आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड को। तो सिगमंड फ्राइड एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट रहे जिन्होंने क्या है, काफी सारा काम किया है। मनोविश्लेषणवाद, मन के ऊपर काम किया है ना। आपने देखा होगा चेतन मन, अचेतन मन, बहुत सारी क्या है यूट्यूब पे वीडियो घूमती रहती है कि चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, अर्ध चेतन मन क्या है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो ये सारा क्या है, आज सारी गुत्थी मैं आपको बताने वाला हूँ कि चेतन मन क्या होता है, अर्ध चेतन मन क्या होता है। तो सारी चीजों को डीपली में और गहराई से बात करेंगे। अगर पूरी वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आपको क्या है, तीनों पॉइंट क्या है, क्लियर हो जाएंगे। कभी लाइफ में नहीं भूलोगे आप। पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ क्या है, समझना भी है। तो वीडियो को देखना ही नहीं, समझना भी है कि चेतन मन क्या होता है, चेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन क्या होता है। साथ में बात करें जो व्यक्तित्व के प्रकार बताएं, इदम, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, क्या है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर जो सिगमंड फ्राइड साहब है, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है सीटेट के बिहाफ से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही। साथ में क्या है, टीचिंग संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास शिक्षा, एजुकेशन से पूछा जाता है, तो उसमें एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। केवीएस, एनवीएस की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, तो जिसमें भी पूछा जाता है मनोविज्ञान से संबंधित, तो उसमें पूछा ही जाता है। तो पढ़ेंगे मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड को। ठीक है, थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूं मैं, आवाज ठीक ठाक आ रही है। तो सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे। तो सिगमंड फ्राइड साहब ने क्या कहा, किस चीज की थ्योरी दी है। जो सिगमंड फ्राइड साहब थे वो कहाँ के निवासी थे, वो थे आपके ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। अब ये क्या थे, ये चिकित्सक थे क्या है, तंत्रिका, नर्वस सिस्टम होता है ना कहते हैं, तो उससे संबंधित रोगों को देखते थे। और एक मनोविश्लेषण, तो इन्होंने जो थ्योरी दी, जिन्होंने काम किया, उसके बारे में हम जाने कि ज्यादा इनके जीवन परिचय के बारे में नहीं पूछा जाता है, केवल ये जानना ठीक है कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी से। और एक चिकित्सक थे, तंत्रिका संबंधी थे। ठीक है, तो इसके बाद में क्या किया, मनोविश्लेषणवाद का जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इन्होंने मनोविश्लेषण सिद्धांत के अंदर जो व्यक्ति का जो मन होता है उसके ऊपर काम किया है। किसके ऊपर काम किया, मन। अगर एग्जाम में कहीं आपको मन दिखाई दे जाए तो मन के ऊपर किसने काम किया है, तो वो किया है सिगमंड फ्राइड ने। तो कहीं भी दिखने साइकोमोटर या मनोविश्लेषण आपको दिखाई दे जाए तो मनोविश्लेषण में सीधा आपको क्या टिक कर देना है, सिगमंड फ्राइड, आंख बंद करके टिक कर देना है। मनोविश्लेषण कहीं भी दिखाई दे जाए तो जो मन का जो अध्ययन किया, मन पर जो काम किया, जो मन के प्रकार बताए हैं मोस्टली, तो मन के जो प्रकार बताए वो बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने। तो सिगमंड फ्राइड ने जो मन बताया है कि जो व्यक्ति का जो मन होता है वो तीन प्रकार का मन होता है। जो व्यक्ति का जो मन होता है, मन जो होता है व्यक्ति का, वो तीन प्रकार का होता है। ठीक है, जो मन मस्तिष्क के ऊपर उन्होंने बताया कि जो मन मस्तिष्क होता है वो तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले इन्होंने बताया क्या होता है, चेतन मन। एक होता है चेतन मन, तीन भागों में बांटा इन्होंने। क्या होता है, एक होता है चेतन मन जिसे बोलते हैं कॉन्शियस माइंड। कौन सा, कॉन्शियस माइंड जिसे बोलते हैं। इन्होंने क्या होता है, चेतन मन। अब ये सारा समझाने के लिए इन्होंने एक बर्फ का टुकड़ा, एक बीकर की सहायता ली, जो कि काफी अंडरस्टैंडिंग बैठती है अगर आप उस डायग्राम से समझते हैं। इन तीनों चीजों को, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन को समझने के लिए इन्होंने क्या की, एक डायग्राम बनाया, एक चित्र दिया। ठीक है, तो चित्र के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। ये है, मान लीजिए क्या है, बीकर। ठीक है, 9वीं 10वीं में बहुत पढ़ा होगा। वैसे आपकी जो कला है मेरी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन काफी दिनों से पढ़ाई नहीं है। ठीक है, और ये डाल दिया इन्होंने, क्या डाल दिया इसमें, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया इन्होंने। क्या डाल दिया इन्होंने इसमें, एक डाल दिया था क्या, बर्फ का टुकड़ा। और बर्फ का टुकड़ा है, ये लहरें हैं ये पानी की। ठीक है, ये इन्होंने क्या डाल दिया, बर्फ का टुकड़ा डाल दिया इसमें। ठीक लग रहा है डायग्राम, हाँ ठीक है। इसे कह लो, एक क्या कह लो, बीकर, और इसे कह लो आइस।
इसे कह लो आइस। ठीक है, ये बीकर हो गया, ये हो गया आइस। अब इसमें क्या किया इन्होंने, जानिए। सबसे ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है, जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको इन्होंने क्या कहा, ठीक है, इसको इन्होंने कहा कौन सा मन, चेतन मन। जो भाग, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा दिखाई नहीं देगा। जो भाग बीकर से ऊपर है, ठीक है, जो भाग बीकर के ऊपर है, इन्होंने क्या बोला उसे, इन्होंने बोला उसे चेतन, चेतन मन। ठीक है, इसका दिया इन्होंने 10%। कितना, केवल 10% संपूर्ण मन मस्तिष्क का। इसके बाद में क्या है, एक ऐसा भाग है जो पानी की लहर में कभी अंदर जाता है, कभी ऊपर जाता है, आपने देखा हो, तो इसको इन्होंने क्या बोला, ठीक है, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं हम इसे, ठीक है, हाँ। तो ये इन्होंने बताया अर्ध चेतन मन। कौन सा, अर्ध चेतन मन, ये बताया इन्होंने अर्ध चेतन मन, जो कभी डूब रहा है, जो कभी बाहर आ रहा है। और तीसरा क्या बताया इन्होंने, तीसरा बताया जो पूरी तरीके से आधा जो डूबा हुआ है, जो आधा डूबा हुआ है, उसे बताया इन्होंने अचेतन मन। क्या बताया, अचेतन मन। तो अभी डायग्राम बन गया है, बर्फ, आइस का टुकड़ा और ये बीकर। तो सबसे जो ऊपर का भाग है वो है चेतन मन। चेतन मन संपूर्ण मस्तिष्क का बताया इन्होंने 10%। कहीं भी दिखाई दिया जाए एग्जाम में कि जो चेतन मन होता है वो कितना परसेंट होता है, तो आपको क्या है 10% लगा देना। कहीं कहीं पे 8 भी दिया गया है, लेकिन 10 मोस्टली साइकोलॉजी से बहुत सारी किताबों को मैंने पढ़ा, बहुत सारी वीडियोस वगैरह सारी जगहों से स्रोत जो भी है, तो सिगमंड फ्राइड को जितना भी पढ़ा है मैंने, बहुत सबसे ज्यादा मुझे सटीक 10% ही लगा। तो 10% कहीं दिखाई दे रहा है, तो चेतन मन कितना होता है, 10% होता है, जो कि ऊपर का भाग होता है। अब चेतन मन सबसे क्या है, सक्रिय भाग होता है, एक्टिव भाग होता है, जिसमें हमें क्या है, कल की चीजें क्या होती है, याद होती है कि कल सुबह मैंने क्या खाया था, कल सुबह मैंने क्या खाया था, या आज सुबह मैंने क्या खाया है, अभी आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, घर से आप आए तो आपने क्या काम करा है, पापा ने आपको क्या बोला था। तो ये सारी चीज जो हमें सक्रिय भाग होता है, वो केवल कितना परसेंट होता है, वो होता है आपका 10%। तो जो सक्रिय भाग होता है, एक्टिव कहीं दिखाई दे जाए, तो एक्टिव दिखाई दे जाए तो वहां लगा देना है आपको चेतन मन। कौन सा, चेतन मन आपको लगा देना है, वहां पे क्लिक कर देना। ये कितना होता है, 10% होता है संपूर्ण मस्तिष्क का, 10% होता है आपका चेतन मन। तो एक्टिव भाग, ठीक है, जिसमें चीजें क्या है, याद रहती हैं, हाल ही जो घटना होती है पुरानी, वो हमें पूरी तरीके से याद रहती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है अर्ध चेतन मन। अब अर्ध चेतन मन, कुछ लोग बताएंगे कि अर्ध चेतन मन क्या होता है, कमेंट करके। जो लोग जुड़े हुए हैं वीडियो के कमेंट में, बाद में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो अर्ध चेतन मन क्या होता है, अर्ध चेतन मन होता है जो वो टुकड़ा जो कभी नीचे जा रहा है बीकर में, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, उसे बोला इन्होंने क्या, अर्ध चेतन मन। इसमें क्या होता है, चीजें कभी हमें याद आती हैं, कभी चीजें हमें याद नहीं आती है। जैसे कि मैं लास्ट वीक एग्जाम देने गया था, तो मैंने सुबह क्या खाया था, मुझे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। लेकिन दिमाग पे कहीं मैं जोर दूंगा, लेकिन दिमाग पे कहीं मैं जोर दूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मम्मी ने मेरे लिए शायद वो डिश बनाई थी, या मैंने ये टी शर्ट पहनी थी उस दिन। में जब मैं रिलेट करूंगा, जब मैं चीजों को, तो मुझे कहीं ना कहीं ना याद आ जाएगा। लेकिन जोर दूंगा तो याद आ जाएगा। कभी याद आ भी सकता है, कभी याद नहीं भी आ सकता है। तो वहां से समझे कि जो बर्फ का टुकड़ा है, कभी डूब रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, तो याद आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। तो एक्टिव भाग तो ये हो गया, और बीच वाला हो गया अर्ध चेतन मन, जिसमें कभी याद आ रहा है, कभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, और भी कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन जो जो बीकर वाला है ना, इससे अपना क्या है, सटीक बैठता है। थ्योरी को एकदम अच्छे से हम लोग क्या है, अपने मन मस्तिष्क में बिठा सकते हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट बात करेंगे हम, जिसमें अर्थ अचेतन मन। कौन सा होता है, अचेतन मन। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, और ये हो गया अनकॉन्शियस माइंड हो गया, जो आपका अचेतन मन की बात करें तो अचेतन मन। ठीक है, इसका कोई प्रतिशत नहीं है, बीच वाले का, पहले वाले का 10% है, बीच वाले का 9%, तीसरा है 90%। तो जो सबसे बड़ा भाग होता है वो अनकॉन्शियस माइंड का होता है, क्योंकि पुरानी जो घटनाएं होती है सारी किसमें चली जाती है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। कि 1 साल पहले जब मेरा लास्ट टाइम जन्मदिन था, तो मेरे साथ क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, तो वो 1 साल पहले कहीं, 2 साल पहले कहीं, जो इतनी भी पुरानी घटनाएं जो हमें याद नहीं रहती हैं, वो सारी हमें चली जाती है कितना, अचेतन मन में। सबसे बड़ा भाग होता है कितना, 90% का ही। तो कितना होता है, 90% का। पहला हो गया 10%, बीच के वाले का कोई प्रतिशत नहीं, इसमें क्योंकि आती है, इसमें चीज नहीं आती।
लेकिन जो निष्क्रिय भाग होता है उसके लिए हम कह सकते हैं अचेतन मन, जो कि 90% होता है, जिसे बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड में चीजें याद नहीं आती है, जोर दे लो मर जाओ जोर दो सबके, लेकिन याद नहीं आएगी किसमें, अचेतन मन में। ठीक है, तो ये तो था आपका मनोविश्लेषण, जो सिगमंड फ्राइड था, जो मन मस्तिष्क को बांटा था 3 प्रकार में। सिगमंड फ्राइड था आपने, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। आई होप आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। एक्टिव भाव होता है सबसे ऊपर का, बीच में कभी याद आता है कभी नहीं आता, तीसरा आपका अचेतन मन हो जाता है, जो कि 90% होता है। ठीक है, तो ये तो बात देना मन मस्तिष्क को बांटते। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, ये भी देखा होगा आपने, ये भी किसने दिए हैं, सिगमंड फ्राइड ने दिए। ये क्या है, पर्सनैलिटी को बांट दिया इन्होंने। यहाँ इन्होंने मन मस्तिष्क को बांटा, लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बांट दिया, कि जो पुरुष या महिलाएं होती हैं, जो उनका व्यक्तित्व होता है इंसान का, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, कि 3 प्रकार की श्रेणियों के लोग होते हैं। यहाँ पे बांटा इन्होंने किसे, व्यक्तित्व को। तो जो पहली बार पढ़ेंगे ना, जो छात्र पहली बार सीटेट का एग्जाम देंगे, उनकी समझ में नहीं आता कि ईदम सुपर ईगो क्या है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपने डीएलएड सारी जो बीटीसी या कहें बीएड, अगर आपने डीपली गहन अध्ययन किया है किताबों का, तो आपको बड़ी अच्छी से समझ में आ जाएगा। लेकिन कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व जो समझदार है वैसे वो समझ जाता है कि व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी क्या होती है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बांटा, व्यक्तित्व को बांटा। यहाँ इन्होंने बांट दिया व्यक्तित्व को, और व्यक्तित्व के प्रकार बताए इन्होंने कितने, 3 प्रकार बता दिए इन्होंने व्यक्तित्व के। ठीक है, ये मिटा देते हैं। तो व्यक्तित्व के प्रकार इन्होंने कितने बताए, 3 बताए, मारकर सॉरी। तो व्यक्तित्व जो प्रकार बताए इन्होंने 3 बताए, और डायग्राम समझ लेना है आपको, जो बीकर पढ़ा हुआ था। तो सबसे पहले बताया ना इदम, आईडी पढ़ा होगा आपने, इदम। ठीक है, कहीं भी आ जाता है ये। इदम प्रकार का व्यक्तित्व कैसा होता है, जो व्यक्ति होता है इदम प्रकार का कैसा होता है। तो जो इदम प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, उसमें क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो ईडी होता है, आईडी कह लें या ईडी कह लें या कहें इदम कह लें हिंदी में, तो इदम प्रकार की जो व्यक्तित्व होता है उसमें क्या होता है, व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए जो भी करना पड़े वो करेगा। उसे मैटर नहीं करता कि मेरे को गली वाले, परिवार, समाज वाले क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए सीटेट का पेपर है, अगर लीक हो रहा है, तो किसी ने फोन किया उसे कि भैया सीटेट का पेपर हो रहा है, लीक पेपर चाहिए क्या, तो वो कह देगा हाँ भैया चाहिए, तुरंत चाहिए, मेरे को भेज दो तुरंत। और कोई भी चीज है, जो इदम प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए किसी का बलात्कार भी कर सकता है, चोरी कर सकता है, उसे कोई मैटर नहीं करता है कि क्या फर्क पड़ेगा, उसे अपनी क्या है, नीड पूरी करनी है। छोटी छोटी बच्चों के साथ जो घृणा होती है, तो इसी प्रकार के व्यक्तित्व होता है, इदम प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, जो इस प्रकार की घटना को करते हैं, चोरी करते हैं खाना खाने के लिए, अपना कुछ भी करते हैं, मारपीट करते हैं। तो आपने क्या, अपनी मूलभूत आवश्यकता से बस होता है कि मेरा काम बनता और बाहर में जाए जनता। तो ये हो गया इदम प्रकार का व्यक्तित्व। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या आता है, तो इसमें याद रखना है कि अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए वो कुछ भी कर सकता है, दानव प्रकार का व्यक्ति होता है, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं। इसके बाद है अहम। अहम तो हम, ये आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ हम किस में पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं। अहम यानी ईगो। अब ईगो ये एटीट्यूड वाला ईगो नहीं है, यहाँ पे ईगो दूसरा ईगो है। ठीक है, यहाँ आप नीड कह सकते हैं कि नीड के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, आवश्यकता के लिए। ये लिख सकते हैं आप कि आवश्यकता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गलत हो गया, इंग्लिश लिख लेते हैं। ठीक है, तो अपनी नीड के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इदम वाला जो व्यक्ति है। ठीक है, इसके बाद है अहम वाला, बीच वाला जो है ईगो वाला व्यक्ति। ठीक है, 3 है, कह सकते हैं बीच का व्यक्ति है, ये बीच का भाई है। इससे सारी चीजें देखने भी, अनदेखा भी करेगा, नहीं भी करेगा। तो इदम की जो, सॉरी, ईगो की बात करें तो ईगो प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है वो होता है बीच में। वो सारी चीजों को एनालाइज करता है कि इसका जो परिणाम क्या होगा, सीटेट का पेपर लीक हुआ, अगर मैं पेपर मंगाऊंगा तो अगर मैं पकड़ा गया तो इसके जो परिणाम है वो क्या होगा, परिणाम मेरे लिए लाभकारी रहेगा, हितकारी रहेगा। तो तर्क वितर्क करता है, तर्क वितर्क करता है, जब जाके परिणाम करता है, नहीं करता है, तो ये बीच का व्यक्तित्व होता है। ये क्या करता है, तर्क करता है। ठीक है, अगर अच्छा है तो कर भी लेगा, कभी नहीं करेगा, कभी करेगा, कभी नहीं करेगा। तो अहम होता है, ईगो प्रकार का व्यक्ति होता है कि इसे अपनी आवश्यकता है तो जांच पड़ताल करेगा, तब करेगा या नहीं करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन पहला वाला करेगा ही करेगा। ठीक है,
इसके बाद है तीसरा जो महत्वपूर्ण है, पर अहम या सुपर ईगो। सुपर एटीट्यूड वाला ईगो नहीं है, ये सुपर ईगो हो रहा है। सुपर ईगो में क्या होता है, ये दानव प्रकार का व्यक्ति होता है, ये होता है महान साधु संत प्रकार का व्यक्ति होता है, मेरे टाइप का व्यक्ति होता है साधु संत प्रकार का, कि काम वही करना है जिससे क्या है समाज, गली, परिवार क्या है आपको क्या है समझे। कि जब आप खुद के लिए कुछ काम करते तो आपको खुशी मिलती है, अच्छी सच्ची खुशी वो नहीं होती है। सच्ची खुशी वो होती है जब मेरे कारण कोई और खुश हो। तो जब कोई